बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर के अंदर हम उन टर्म्स पर बात करेंगे जो सिगमंड फ्रॉइड ने साइको एनालिसिस की थ्योरी के डेवलपमेंट के वक्त मुतारिफ कराई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है और मैं पूरी तरह से कोशिश करूंगी कि बिल्कुल सिंपल वर्ड्स के अंदर इन तमाम टर्म्स को डिटेल से वन बाय वन डिस्कस करूँ। और साथ ही मैं आपको बताती चलूँ कि साइको एनालिसिस पर 2 लेक्चर बना रखे हैं, अगर आपने वो नहीं देखे तो आप उनको भी चेक कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सिगमंड फ्रॉइड जो एक साइको एनालिसिस के फाउंडर या फादर कंसिडर किए जाते थे, उन्होंने साइको एनालिसिस की थ्योरी में कुछ टर्म्स का यूज़ किया है और हम उन तमाम टर्म्स को बगौर एनालिसिस भी करेंगे। और उनमें से 10 ऐसी टर्म्स हैं जिन पर आज हम बात करने जा रहे हैं, जो सिगमंड फ्रॉइड ने दी थी। नंबर 1 पे आती है ईड, ईगो, सुपर ईगो, अनकॉन्शियस, प्री कॉन्शियस, कॉन्शियस, ऑइडिपस कॉम्प्लेक्स, लिबिडो, डिफेंस मैकेनिज्म, फ्रॉइडियन स्लीप, प्लेयर प्रिंसिपल, रियलिटी प्रिंसिपल, ट्रांसफरेंस एंड ड्रीम वर्क। तो सबसे पहले हम देखते हैं ईड, ईगो और सुपर ईगो को। देखते हैं कि ये तीनों क्या हैं। फ्रॉइड का कहना है कि ये जो तीनों हैं, ये इंसान के ज़हन के हिस्से हैं। ये कोई फिज़िकल पार्ट नहीं है, इसकी कोई फिज़िकल अपीयरेंस नहीं है। ये जस्ट वर्क करते हैं, एक तरह से ये फंक्शंस हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ईड को। व्हाट इज़ ईड? ईड क्या है? रिप्रेजेंट प्राइमल डिज़ायर्स एंड इंस्टिंक्ट्स, प्लेयर प्रिंसिपल। ये प्राइमल डिज़ायर्स और इंस्टिंक्ट्स को रिप्रेजेंट करता है। प्लेयर प्रिंसिपल का क्या मतलब हुआ? प्लेयर प्रिंसिपल का मतलब है लज़्ज़त के असूल, यानी कि टेस्ट हासिल करना चाहता है ईट। ईट जो है वो एन्जॉय करना चाहता है, हर चीज़ को जो भी उसका दिल चाहे वो उस चीज़ को एन्जॉय करना चाहता है। चाहे वो सही हो या गलत हो, उसको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस उसने वक़्ती तौर पे खुद को सैटिस्फाई करना है, वक़्ती तौर पे उसने उस खुद को प्लेयर देना है, वक़्ती तौर पे उसने खुद को खुश करना है। ये चीज़ है ईट का काम। ईट क्या करता है? ईट लज़्ज़त हासिल करना चाहता है, चाहे वो उसको किसी तरीके से भी मिले। मतलब कि उसकी जो भी डिज़ायर है उसको फ़ौरी तौर पे पूरा होना चाहिए। ईट ह्यूमन साइकी का एक ऐसा पार्ट है जो इंस्टेंट रिज़ल्ट्स चाहता है। इंस्टेंट रिज़ल्ट्स चाहता है, मतलब ये कि वो फ़ौरी तौर पे अपनी बात मनवाना चाहता है। जो भी उसकी मर्ज़ी है, जो भी उसकी ख़्वाहिश है, वो चाहता है कि उसको फ़ौरी तौर पे पूरा किया जाए। और वो अपनी मर्ज़ी की हर बात मनवाना चाहता है, इसको वक़्ती तौर पर प्लेयर चाहिए। अंजाम की उसको कोई ख़बर नहीं है, मतलब कुछ भी हो, गलत हो या दुरुस्त हो, उसको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसको बस अपनी डिज़ायर को पूरा करवाना है और वो भी फ़ौरी तौर पर। उसके लिए उसने इंतज़ार करना बिल्कुल भी नहीं सीखा और वो कभी भी इंतज़ार नहीं करेगा कि ठीक है, अभी नहीं हो सकता तो थोड़ी देर बाद इस चीज़ को कर लेंगे। तो ये चीज़ वो नहीं मानता। इसका एक्सटर्नल वर्ल्ड से कुछ ताल्लुक नहीं है। बस अपनी मर्ज़ी करता है और फ़ौरी तौर पर खुद को सैटिस्फाइड करता है और यही इसका मकसद है। मिसाल के तौर पर अगर उसे भूख लगती है तो वो फ़ौरी तौर पे खाना चाहता है, चाहे तो अवेलेबल है या नहीं है, उसने बस अपनी इस डिज़ायर को पूरा करना है। अगर उसे प्यास लगी उसने फ़ौरी तौर पे पानी पीना है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी ख़्वाहिशात हैं जो उसके अंदर आती हैं तो वो फ़ौरी तौर पे उसको पूरा करवाना चाहता है। यूँ समझ लीजिए कि एक ज़िद्दी बच्चे की मानद है, जो बच्चा ज़िद करता है और उसको पेरेंट्स के हालात की कोई ख़बर नहीं होती। उसको कुछ पता नहीं होता कि मैं ये चीज़ माँगूँगा, क्या मुझे ये किस तरीके से मेरे पेरेंट्स ला के देंगे, या मतलब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चाहे तो कोई गलत चीज़ भी हो, उसके लिए भी वो डिमांड कर देगा, बस उसका काम ही डिमांड करना है। वो बस माँगेगा हर चीज़ के लिए, कहेगा कि मुझे ये चीज़ चाहिए, लेकिन वो ये नहीं सोचेगा कि ये कहाँ से आएगी या फिर इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा या इसका अंजाम क्या होगा, मतलब ये काम अगर मैं करूँगा तो। तो ये था इट। अब हम देखते हैं ईगो को। व्हाट इज़ ईगो? ईगो क्या है? मीडिएट्स बिटवीन द इट एंड रियलिटी, रियलिटी प्रिंसिपल। जैसे कि मैंने आपको बताया प्लेयर प्रिंसिपल था इट, यानी कि उसको क्या चाहिए? उसको लज़्ज़त चाहिए, उसको वक़्ती तौर पे खुद को सैटिस्फाई करना है, ठीक है? और यहाँ पे रियलिटी प्रिंसिपल है। रियलिटी प्रिंसिपल इट्स मीन कि हकीकत का उसूल। हकीकत का उसूल मतलब ये जो है, ये थोड़ा-सा हकीकत की तरफ जाता है। ये रियलिटी को मानता है, ठीक है? ये रियलिटी प्रिंसिपल है। ये एक्सटर्नल वर्ल्ड को किसी हद तक देखता है और इतना शऊर रखता है कि क्या गलत है और क्या सही है। और ये कहता है कि ठीक है, अगर कोई डिज़ायर है इसकी, बेशक उसको पूरा करना चाहिए। ये गलत बात नहीं। अब ख्वाहिश करना ये तो बुरी बात नहीं है ना? लेकिन उसको पूरा करना, बहुत सारी ऐसी ख्वाहिशात होती है जिनको पूरा करने के बाद हमें सोसाइटी के अंदर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। बहुत ही ज़्यादा हमें उसका बुरा अंजाम मिलता है। इसलिए बहुत सारी ऐसी ख्वाहिशात हैं जिनको दबाना भी पड़ता है और उनको दबा कर रखना पड़ता है और उसको सोसाइटी में ज़ाहिर नहीं करना होता। अब ईगो क्या करता है? ईगो चाहता है कि ईट की हर ख्वाहिश को पूरा किया जाए, लेकिन एतदाल के साथ।
ईद की हर ख्वाहिश को इस तरीके से पूरा किया जाए कि सोसाइटी के नॉर्म्स, असूल कवायद को मद्देनज़र रखते हुए उस काम को किया जाए। मतलब कि उसकी ख्वाहिश भी पूरी हो, लेकिन कोई भी गलत काम ना किया जाए। सब कुछ अच्छे से होना चाहिए। नेक्स्ट है सुपर ईगो। सुपर ईगो क्या है? व्हाट इज़ सुपर ईगो? रिप्रेजेंट मॉरल वैल्यूज़ एंड सोसाइटल नॉर्म्स। इखलाकी इक़्तिदार। क्या समझ रहे हैं इखलाकी इक़्तिदार? मतलब कि ये मुकम्मल तौर पे एक सुधरा हुआ बच्चा है। जैसे ईद तो बहुत ज़िद्दी था ना, तो ये सुपर ईगो जो है ये बिल्कुल सुधरा हुआ है। इसको ये चीज़ नहीं है कि इसके अंदर जो इसके दिल में जो चीज़ आती है वो फ़ौरी तौर पे उसको करने का कहेगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेगा। ये सोचेगा, समझेगा और फिर जाके फ़ैसला करेगा कि क्या ये सही है या गलत है। ये हर बात करने से भी पहले सोचेगा कि ये चीज़ मुझे बोलनी चाहिए या नहीं बोलनी चाहिए। मतलब ये कि ये जो है, ये सोसाइटी का नॉर्म्स, वैल्यूज़ को साथ लेकर चलता है। सुपर ईगो मुकम्मल तौर पर बाशऊर है, मुकम्मल तौर पे ये कॉन्शियसनेस रखता है और ये इनकी हर बात को रिजेक्ट करता है, हर उस बात को इग्नोर करता है, जो उसे ठीक नहीं लगती। जो बात उससे लगती है कि इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, तो वो उस चीज़ से अवॉइड करता है, उससे बचने की कोशिश करता है और रिजेक्ट करता है इनकी हर उस ख्वाहिश को जो शर्मिंदगी का बाइस बनती है। सुपर ईगो क्या करता है? सुपर ईगो मोरल वैल्यूज़ को मद्देनज़र रखते हुए सब काम करता है। वो कोई भी काम ऐसा नहीं करता जिससे उसे सोसाइटी में शर्मिंदगी का सामना करना पड़े या जिसका अंजाम बहुत बुरा हो। तो ये था सुपर ईगो। इसके बाद सिगमंड फ्रॉइड क्या कहते हैं? सिगमंड फ्रॉइड का कहना है कि माइंड के अंदर अवेयरनेस के 3 लेवल्स होते हैं। कौन-कौन से लेवल्स उन्होंने बताए हैं? अनकॉन्शियस, प्री कॉन्शियस एंड कॉन्शियस। जिसमें अनकॉन्शियस क्या है? कंटेन्स हिडन मेमोरीज, डिज़ायर्स एंड डिराइव्स। अनकॉन्शियस वो पार्ट है जो पोशीदा यादों, ख्वाहिशात और डिराइव्स पर मुश्तमिल होता है। ये क्या? पोशीदा यादों, ख्वाहिशात और डिराइव्स पर मुश्तमिल होता है। अनकॉन्शियस पार्ट के अंदर वो डिज़ायर्स और डिराइव्स छुपे होते हैं जो बाहर आने पर शर्मिंदगी का बायस बन सकते हैं। इसलिए वो सोसाइटी के सामने कभी नहीं लाना चाहता। अनकॉन्शियस माइंड क्या करता है? ये जो पार्ट है इसके अंदर वो सारी चीज़ें छुपी होती हैं जो अगर सामने आ जाएँ तो हमारे लिए ये बहुत ही बुरा होगा। जब वो लोगों को इस चीज़ के बारे में पता चलेगा तो शायद ये हमारे लिए ठीक ना हो। ऐसे डिराइव्स हमेशा के लिए अनकॉन्शियस माइंड के अंदर दब कर रह जाते हैं और अनकॉन्शियस माइंड के अंदर उसी जगह सेव रहते हैं। ये नहीं कि वो कहीं चले जाते हैं, वो सेव रहते हैं लेकिन वो कभी बाहर नहीं आ पाते बिकॉज़ कॉन्शियस जो है वो सामने बैठा है और वो कभी भी उसको बाहर नहीं आने दे रहा। वो चाहता है कि इसको हमेशा के लिए यहीं पर छुपा कर रखा जाए। मतलब कि कॉन्शियस जो है वो ज़ाहिर-सी बात है वो बाशऊर है, उसको इस चीज़ की समझ है कि ये चीज़ अगर बाहर आएगी तो ये मसला पैदा कर सकती है। इसलिए उस चीज़ को वहीं पर छुपा के रखता है, उसको वहाँ पे दबा लेता है। तो अब हम देखते हैं प्री कॉन्शियस को। प्री कॉन्शियस क्या है? होल्ड्स इन्फॉर्मेशन एक्सेसिबल विद एफर्ट्स। वो इन्फॉर्मेशन जो कोशिश के साथ हासिल की जा सकती है। क्या मतलब? कोशिश के साथ कैसे हासिल की जा सकती है? प्री कॉन्शियस एक ऐसी टर्म है जो माइंड के एक ऐसे हिस्से को डिफाइन करती है जो कॉन्शियस और अनकॉन्शियस के दरमियान में होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया ना, कॉन्शियसनेस जो है आप अच्छे से समझ सकते हैं कि कॉन्शियसनेस का मतलब है बाशऊर होना, ठीक है? बाशऊर है। उसको इस बात का शऊर है कि क्या सही है और क्या गलत है। और अनकॉन्शियस है, उसको कुछ नहीं पता। वो अपनी मर्ज़ी मनमानी करना चाहता है, उसको कुछ पता नहीं है वो, क्योंकि उसके अंदर शऊर नहीं है, उसके अंदर कॉन्शियसनेस नहीं है, ठीक है? जो प्री कॉन्शियस है, ये इनके दरमियान में मौजूद है। ये क्या है? ये इन दोनों के दरमियान में है, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस के दरमियान में। प्री कॉन्शियस वो थॉट्स, मेमोरीज़ और फीलिंग्स हैं जो फ़िलहाल हमारी कॉन्शियस अवेयरनेस में नहीं है। लेकिन उन्हें थोड़ी-सी कोशिश से हम या फिर किसी ट्रिगर की मदद से हम उसको याद कर सकते हैं। वक़्ती तौर पे वो सामने नहीं है लेकिन हम उसको निकाल सकते हैं, उसको बाहर ला सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अक्सर आपसे अगर कोई सवाल पूछा जाए तो आप फ़ौरी तौर पे उसको याद नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा होता है कि आपको कोई हिंट दिया जाता है या फिर आपसे कोई ऐसी बात की जाती है जो आपकी उस मेमोरी के साथ रिलेट करती हो। जिस चीज़ के बारे में हम पूछ रहे हैं ना, जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं, उससे रिलेट करती हो तो ज़रूरी है कि वो आपको याद आ जाए। तो ये मेमोरी कहाँ पर मौजूद थी? अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आपसे एक क्वेश्चन किया जाए, तो आप बोलें कि मुझे याद नहीं है, मतलब आपको पता ही नहीं है। आप बोलें कि नहीं मुझे नहीं पता। लेकिन अचानक से वो कहीं न कहीं से निकल आए। इसका मतलब ये तो नहीं कि वो अचानक से कहीं से उड़ के आ गया। मतलब
इसका मकसद ये है कि प्री कॉन्शियस के अंदर वो सेव था, वहाँ पे वो मौजूद था। अगर वो मौजूद था तभी तो वो बाहर आया। अगर वो वहाँ पे मौजूद ना होता तो वो कैसे बाहर आता? तो प्री कॉन्शियस क्या है, वो वहाँ पे चीज़ें जो स्टोर पड़ी होती हैं उनको वो निकाल कर बाहर लाता है, ठीक है? उसे हम निकाल सकते हैं। एक तरह से हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि कॉन्शियस और अनकॉन्शियस के दरमियान एक ब्रिज का काम करता है ये। ये एक स्टोर हाउस की तरह काम करता है जहाँ पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है जो वक्त पर रेडीली अवेलेबल होती है, जिसको हम बाहर निकाल सकते हैं। वहाँ पर मौजूद होती है लेकिन छुपी होती है, उसको याद दिलाने पर वो बाहर किसी न किसी तरीके से हम उसको निकलवा सकते हैं बाहर। तो देखते हैं कॉन्शियस को, कॉन्शियस क्या है? कॉन्शियस जो है, कॉन्शियस का मतलब होता है बाशऊर होना, ठीक है? बाशऊर है, मुकम्मल तौर पे कॉन्शियस है। करंट थॉट्स एंड परसेप्शन। करंट थॉट्स मतलब मौजूदा ख्यालात और एहसासात। फ्रॉइड के अकॉर्डिंग कॉन्शियस वो हिस्सा है जो इंसान की अवेयरनेस का हिस्सा होता है, यानी वो तमाम जज्बात, ख्यालात और एक्सपीरियंसेस जो किसी भी वक्त इंसान के जहन में एक्टिवली मौजूद होते हैं। कॉन्शियस का मतलब है क्या? इसका मतलब है शऊर होना। कॉन्शियस का काम इंसान को उस वक्त की रियलिटी और मौजूदा हालत का शऊर देना है। ये इंसान को सोचने, महसूस करने और फैसले करने में हेल्प करता है, जो इस वक्त समझ और नज़र में होती है। मतलब ये कि कोई भी फैसला होता है तो उसके लिए सोचने के लिए कॉन्शियस काम करता है। कॉन्शियस को हर बात की समझ है, वो बाशऊर है और वो ये समझता है कि क्या ठीक है और क्या गलत है। तो ये सोच कर समझ कर वो फैसला करता है कि क्या करना चाहिए। तो ये था कॉन्शियस। उम्मीद है कि ये अच्छे से समझ आ गया होगा आपको। तो नेक्स्ट क्या है? ऑइडिपस कम्प्लेक्स। ऑइडिपस कम्प्लेक्स क्या है? अब इसको भी देख लेते हैं। A child's unconscious desire for the parents of the opposite sex and rivalry with the same sex parents. बच्चे की पेरेंट्स में से अपोजिट जेंडर के वालिदैन के लिए अनकॉन्शियस डिजायर और सेम जेंडर के पेरेंट्स के लिए मुकाबला होता है। ये जो कंसेप्ट है ये ग्रीक, एंशियंट ग्रीक ऑडिपस रेक्स की कहानी से लिया गया, जो स्पोकलस ने लिखी थी। फ्रॉइड के अकॉर्डिंग एक छोटा लड़का अपनी माँ के लिए एक रोमांटिक फीलिंग्स रखता है और अपने बाप को एक रिवल की तरह देखता है और उसको रास्ते से किसी न किसी तरह से हटाना चाहता है, बिकॉज़ वो अपनी माँ की तवज्जो हासिल करना चाहता है और उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहता है। उस स्टोरी के अंदर ये होता है कि ओइडिपस एक ऐसा करता है कि अपनी माँ के साथ बहुत ही ज़्यादा अटैच होता है और वो अपने बाप को मरवा कर अपनी माँ से शादी कर लेता है। फ्रॉइड कहते हैं कि ये जज़्बात ज़्यादातर फेलिक स्टेज के अंदर होते हैं, यानी कि 3 से 6 साल की उम्र के दौरान। 3 से 6 साल की उम्र के दौरान ये सब चीज़ें डेवलप होती हैं और अगर ये रिज़ॉल्व हो जाए तो इमोशनल डेवलपमेंट हेल्दी होती है। तो इसके अंदर ये जो कंसेप्ट बताया है ना ओइडिपस कॉम्प्लेक्स ने, ये उस स्टोरी से लिया गया है। नेक्स्ट है लिबिडो। लिबिडो क्या है? द साइकोलॉजिकल एनर्जी एसोसिएटेड विद सेक्सुअल डिजायर्स एंड लाइफ इंस्टिंक्ट्स। ये एक साइकोलॉजिकल एनर्जी है जो सेक्सुअल डिजायर्स और लाइफ इंस्टिंक्ट से जुड़ी होती है। फ्रॉइड का कहना है कि जो लिबिडो है ये एक ऐसी टर्म है जो इंसान की सेक्सुअल डिजायर या जिनसी जज्बे को रिप्रेजेंट करती है। ये एक साइकोलॉजिकल और फिजिकल एनर्जी है। एक तरह से जब इंसान खुराक खाता है तो उसके बाद उसके अंदर एक फिजिकल एनर्जी आ जाती है जो इंसान को जिनसी ताल्लुकात कायम करने की तरफ माइल करती है। लिबिडो लैटिन ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है ख्वाहिश या फिर तलब। ये एक इंटरनल एनर्जी होती है जो जज्बाती और जिनसी तौर पर कशिश पैदा करती है। तो अब हम बात करेंगे डिफेंस मैकेनिज्म पर। डिफेंस मैकेनिज्म क्या है? Strategies the ego uses to manage conflicts and anxiety such as repression, denial, projection and displacement. यानी कि वो स्ट्रेटजीज जो ईगो कॉन्फ्लिक्ट्स और परेशानी से निमटने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, जैसे कि दबाव, रिप्रेशन, डिनायल, इनकार, दूसरों पर अपने ख्यालात डालना यानी कि प्रोजेक्शन और जज्बाती डिस्प्लेसमेंट करना। डिफेंस का मतलब होता है दिफा करना। डिफेंस का मतलब होता है ना दिफा करना। ये तरीकाकार किसी भी नाखुशगवार जज्बात, ख़्यालात और हालात से बचने के लिए इंसान के दिमाग की मदद करता है। किस तरह से मदद करता है? डिफेंस मैकेनिज़्म की भी कुछ काइंड्स होती हैं, जिसमें आती है रिप्रेशन, डिनायल, प्रोजेक्शन, रैशनलाइज़ेशन, रिग्रेशन, डिस्प्लेसमेंट, रिएक्शन फॉर्मेशन, ये सारी इसकी काइंड्स। रिप्रेशन में क्या करता है? ये रिप्रेस करता है अनएडमिटेड डिज़ायर्स को, अनकॉन्शियस के अंदर।
यानी कि बहुत सारी अनएडमिटेड डिज़ायर्स होती हैं जिनको पूरा करना ठीक नहीं है, तो वो उसको अनकॉन्शियस के अंदर दबा देता है। अनकॉन्शियस के अंदर उसको दफ़न कर देता है ताकि वो कॉन्शियस में आकर उसके लिए परेशानी का बायस ना बने और उसको डिस्टर्ब ना करे। मिसाल के तौर पर बचपन के कुछ पेनफुल एक्सपीरियंसेस होते हैं जिसको भूल जाना ही बेहतर होता है, इसलिए उनको क्या करता है अनकॉन्शियस के अंदर दबा देता है ताकि वो बाहर आकर कॉन्शियस को परेशान ना करें। डिनायल में क्या होता है, डिनायल करता है, हकीकत को तस्लीम नहीं करता और ये मानना कि मसला मौजूद ही नहीं है। मतलब कि अगर कोई प्रॉब्लम पेश आता है तो उसके लिए वो इस चीज़ से इनकार कर देता है कि ये प्रॉब्लम है। मसलन किसी बीमारी की तशख़ीस हो जाने पर कह देना कि ये बीमारी मानने से मैं इनकार करता हूँ, ठीक है? उसके बाद प्रोजेक्शन है, तो प्रोजेक्शन में क्या होता है, प्रोजेक्शन करता है अपनी मनफ़ी ख़ुसूसियात या ख़यालात को दूसरों पर डाल देता है। कैसे दूसरों पर डाल देता है? मतलब कि जो चीज़ उसके अंदर खुद के अंदर मौजूद है वो उसका इल्ज़ाम वो दूसरों को देना शुरू कर देता है। इसके अलावा रैशनलाइज़ेशन है, रैशनलाइज़ेशन के अंदर यानी अपनी जो गलत हरकत हैं, जो उसकी गलत आदतें हैं या ख़यालात हैं, उनके लिए अक़ली जवाज़ पेश करना ताकि खुद को दुरुस्त साबित किया जा सके और दूसरों को गलत। मसलन कि अगर एक स्टूडेंट है तो वो एग्ज़ाम देने जाएगा, तो एग्ज़ाम में अगर वो अपनी वजह से नाकाम हो जाता है, फ़ेल हो जाता है, तो उसके बाद वो क्या कहेगा, जी एग्ज़ाम तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, आउट ऑफ कोर्स था, इस वजह से मैं इसमें कामयाब नहीं हो सका। तो ये इस किस्म के बहाने करना। रिग्रेशन में क्या होता है? रिग्रेशन मतलब किसी मुश्किल या फिर दबाव की हालत में बचपने जैसा रवैया इख्तियार कर लेना। मसलन के बालिग और समझदार इंसान भी कई बार ऐसा होता है कि किसी मसले पर वो रोना शुरू कर देता है। बहुत ही ज़्यादा खुद को कमज़ोर साबित कर देता है वहाँ पर। सब्लिमेशन अपनी मनफ़ी या गैर अखलाकी ख्वाहिशात को सोसाइटी सब्लिमेशन में क्या होता है? अपनी मनफ़ी या गैर अखलाकी ख्वाहिशात को मशर्ती तौर पर कबूल-शुदा तरीके में बदलना। मसलन जारहाना जज़्बात को किसी खेल के अंदर ज़ाहिर करना। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट करना, अपने जज़्बात या गुस्से को किसी कमज़ोर हदफ पर निकालना। अक्सर ऐसा होता है ना कि एक जगह गुस्सा आ रहा हो, तो वहाँ पे हम उसको कंट्रोल कर लेते हैं, सिर्फ़ इस वजह से कि ये इंसान जो है, ये शायद हमारी बात को बर्दाश्त ना करे, इसलिए वो किसी और पर निकाल देना। तो ये है डिस्प्लेसमेंट। उसके अलावा रिएक्शन फ़ॉर्मेशन है। रिएक्शन फ़ॉर्मेशन के अंदर मतलब ये कि अपने असल जज़्बात के बरअक्स रवैया इख्तियार करना। मसलन किसी को नापसंद करने के बावजूद उसके साथ हद से ज़्यादा दोस्ताना रवैया इख्तियार करना। ये फ़ील कराना कि मैं इसके साथ अच्छे से रह रहा हूँ और मैं इसके साथ बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो इसके बाद है फ्रॉयडियन स्लिप। अब ये क्या है? एन अनइंटेंशनल एरर इन स्पीच और एक्शन दैट रिवील्स अनकॉन्शियस थॉट्स और फीलिंग। अनइंटेंशनल मतलब कि गैर इरादी तौर पर, जिस चीज़ का इरादा ना हो, इस तरह से होने वाली गलती जो अनकॉन्शियस थॉट्स और फीलिंग्स को ज़ाहिर करती है। फ्रीडम स्लिप का मतलब है जब आप गलती से ऐसा कुछ कह देते हैं जो आप सोच रहे होते हैं, लेकिन आप उसे कहना नहीं चाह रहे होते। जस्ट आप उसको अपने दिमाग के अंदर सोच रहे होते हैं और वो क्या होता है अक्सर सबकॉन्शियस थॉट्स या फीलिंग्स को दिखाता है। कुछ ऐसे ख़्यालात और सोच होती है जो आपके दिमाग के अंदर, आपके अनकॉन्शियस माइंड के अंदर जमा होती है और उसको आप निकालना नहीं चाह रहे होते, अंदर ही अंदर उसके बारे में बात कर रहे होते हैं और गुफ्तगू आप किसी और से कर रहे हैं, ठीक है? और उस टॉपिक पर बात भी नहीं हो रही और अचानक से आपकी ज़बान से वो सारी चीज़ें निकलना शुरू हो जाती हैं। जो चीज़ें आपके दिल के अंदर होती हैं ना, वो बाहर निकल आती हैं। हालाँकि आप उस चीज़ के बारे में बात नहीं करना चाह रहे होते, लेकिन फिर भी ऐसा होता है कि वो जो चीज़ आपके अंदर होती है, आपके अनकॉन्शियस माइंड के अंदर पड़ी है, उसको आप निकाल कर बाहर कर देते हैं। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी में होते हैं और आपको समझ नहीं आ रहा होता कि आप क्या बोल रहे हैं, तो आपकी ज़ुबान से वो सारी चीज़ें बाहर निकल आती हैं। प्लेयर प्रिंसिपल पर पहले भी हम बात कर चुके हैं। प्लेयर प्रिंसिपल क्या है? ये है लज़्ज़त का उसूल। द इट्स ड्राइव टू सीक इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन ऑफ डिज़ायर्स। प्लेयर प्रिंसिपल ईद की ख्वाहिश को फौरी तौर पर पूरा करता है। फ्रॉइड का कहना है कि ह्यूमन बिहेवियर का एक मोटिव प्लेयर यानी लज़्ज़त हासिल करना भी है। यानी पेन यानी जो दर्द है उससे बचना। अब यहाँ पर ये अल्फ़ाज़ क्यों यूज़ किए गए, दर्द के अल्फ़ाज़ क्यों यूज़ किए गए? वो इसलिए कि अब कोई ख्वाहिश हो बहुत ही ज़्यादा, हद से ज़्यादा हम उस चीज़ को चाहते हों और अगर वो ना मिले तो ज़ाहिर है उसके बाद पेन ही मिलेगा, उसके बाद दर्द ही मिलेगा। तो ये जो है क्या करता है
ये अपनी ख्वाहिश को फ़ौरी तौर पे पूरा करवाना चाहता है ताकि वो दर्द से बच सके, ताकि वो उस पेन से बच सके जो उसे इसके पूरे ना होने पर मिलेगी। यूँ समझिए ईद की हर ख्वाहिश का मानना मिसाल के तौर पर भूख लगने पर फ़ौरन खाना ढूँढना या फिर इस चीज़ के बारे में नहीं सोचना कि अवेलेबल हो या ना हो, किसी भी तरह से उसको पूरा करना है, उसको अगर भूख लगी है तो उसने खाना ही खाना है। और गुस्सा आने पर फ़ौरी तौर पे रिएक्ट करना, बगैर सोचे-समझे किसी पर भी गुस्सा निकाल देना और चाहे उस गुस्से में किसी का कितना बड़ा नुकसान ही क्यों ना हो जाए। फ्रॉइड के अकॉर्डिंग फीयर प्रिंसिपल का ज़्यादातर हिस्सा ईड के अंदर होता है, जो इंसानी नफ्सियात की सबसे प्रिमिटिव और इंस्टिंक्चुअल हिस्सा है, क्योंकि ये फ़ौरी तौर पे अपनी बात मनवाना पसंद करता है। इसके बाद हम देखेंगे रियलिटी प्रिंसिपल को। रियलिटी प्रिंसिपल क्या है? यानी हकीकत का उसूल। द ईगोज़ एबिलिटी टू डिले ग्रेटिफिकेशन व्हाइल कंसीडरिंग एक्सटर्नल डिमांड्स। मतलब ये कि ईगो की वो एबिलिटी, वो सलाहियत जो एक्सटर्नल डिमांड्स को मद्देनज़र रखते हुए ख्वाहिशात को पूरा करे। एक्सटर्नल डिमांड्स को देखते हुए वो उसमें का कुछ देर भी कर सकता है। रियलिटी प्रिंसिपल का क्या मतलब है? हकीकत का उसूल है, इसलिए वो ये चीज़ सोचता है कि क्या चीज़ हमें करनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए या उसको किस टाइम पे करना चाहिए। क्या इसको इस वक़्त करना ठीक है या नहीं है? तो ये इस चीज़ को सोचते हुए ये सारी चीज़ें समझता है, फिर उसके बाद जाके उसकी डिमांड को पूरा करता है और उसको डिमांड को पूरा करने में थोड़ी देर भी कर सकता है। तो ये था रियलिटी प्रिंसिपल। इसके बाद हम बात करेंगे ट्रांसफेरेंस पर। ट्रांसफेरेंस क्या है? द ट्रांसफर ऑफ द फीलिंग्स और डिज़ायर्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, ऑफन अकरिंग ड्यूरिंग थेरेपी। ट्रांसफेरेंस का मतलब है मुंतकिली जज़्बात, यानी कि जज़्बात का मुंतकिल हो जाना एक जगह से दूसरे के अंदर, मतलब एक इंसान से दूसरे के अंदर। फीलिंग्स या डिज़ायर्स को एक शख्स से दूसरे में मुंतकिल होना, ख़ास तौर पर थेरेपी के दौरान। पेशेंट्स अपने पुराने जज़्बात, ख़यालात और एक्सपीरियंसेस को थेरेपिस्ट पर ट्रांसफ़र करते हैं। जब थेरेपिस्ट के पास वो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, अपनी जो भी दिल की बातें होती हैं वो सारी चीज़ें उनको बता देते हैं। अपने जो जज़्बात, ख़यालात, अपने एक्सपीरियंसेस हैं वो उधर ट्रांसफ़र कर देते हैं या फिर इनका इज़हार करते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे पेशेंट अपने थेरेपिस्ट को पेरेंट्स की तरह देखने लग जाता है और उनके साथ वही जज़्बात, मोहब्बत या नफ़रत जो भी वो करता है अपने पेरेंट्स के साथ, वो महसूस करने लग जाता है, जो अपने वालिदैन के लिए वो महसूस करता है। इस तरह से वो अपने बारे में सब कुछ उसको बता लेता है और बिल्कुल बेझिझक होके जो कुछ उसके दिल में होती है बातें, वो सारी बातें उसको अच्छे से वो बता पाता है। उसको ये सब बताते हुए कोई भी हिचकिचाहट नहीं होती। मतलब ये है कि वो अपने जज़्बात, अपने ख़यालात, अपने एक्सपीरियंसेस को क्या करता है, वो मुंतकिल कर लेता है एक शख़्स से दूसरे शख़्स के अंदर, ठीक है? तो ये था ट्रांसफ़रेंस। उसके बाद है ड्रीम वर्क। ड्रीम वर्क क्या है? द प्रोसेस थ्रू व्हिच द अनकॉन्शियस माइंड ट्रांसफ़ॉर्म्स लेटेंट ड्रीम्स कंटेंट इनटू मैनिफेस्ट कंटेंट। यानी वो अमल जिसके थ्रू अनकॉन्शियस माइंड ख्वाब के मख्फ़ी मवाद को ज़ाहिर मवाद में तब्दील करता है। सिगमंड फ्रॉइड के साइको एनालिसिस का एक अहम हिस्सा है ड्रीम वर्क। ड्रीम वर्क एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है जो सिगमंड फ्रॉइड ने दिया था, जो ख्वाबों के ज़रिए इंसानी ज़हन के लिए अनकॉन्शियस हिस्से को समझने का तरीका देता है। फ्रॉइड के अकॉर्डिंग ख्वाब इंसानी ज़हन के वो टूल्स होते हैं जिनके ज़रिए रिप्रेस्ड या दबाए गए जज्बात और ख़यालात सामने आते हैं। ख्वाब का असल छुपा हुआ मीनिंग जो अनकॉन्शियस जज्बात और ख़यालात पर बेस्ड होता है। फ्रॉइड का कहना है कि ड्रीम एनालिसिस के थ्रू इंसानी ज़हन के दबे जज्बात और कॉन्फ्लिक्ट्स को समझा जा सकता है। ड्रीम वर्क असल में सबकॉन्शियस की एक कोशिश होती है। एक तरह से वो कोशिश कर रहा होता है वो सब चीज़ें ज़ाहिर करने की, कि वो इंसानी ज़हन को डायरेक्टली परेशान करने के बजाय रिप्रेस्ड फ़ियर को सिंबॉलिक फॉर्म के अंदर दिखाए, सिंबॉलिक और इनडायरेक्ट तरीके से सामने लाए। अब इस बात को थोड़ा समझना अगर मुश्किल है तो मैं सिंपल वर्ड्स के अंदर बता दूँ कि अनकॉन्शियस के अंदर वही सब चीज़ें होती हैं जो हमारी एक्सटर्नल वर्ल्ड के अंदर उन सब चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं किया जाता। वही सब चीज़ें हम अपने दिमाग के अंदर अनकॉन्शियस माइंड के अंदर उसको छिपा कर रखते हैं, उसको वहाँ पर दबा कर रखते हैं।
तो अनकॉन्शियस क्या करता है, जब वो बहुत ही ज़्यादा टेंशन में होता है, बहुत ही ज़्यादा परेशानी में होता है, तो वो अनकॉन्शियस जो है वो आपके ख्वाबों के अंदर उन सब चीज़ों को ज़ाहिर करने लग जाता है। वो आपको डायरेक्टली परेशान नहीं करना चाहता, लेकिन वो आपके ख्वाब के अंदर वो सारी चीज़ें दिखाता है, वो सारी चीज़ें आपको ज़ाहिर करता है। जो चीज़ें उसके अंदर दबी पड़ी होती हैं, जो चीज़ें उसके अंदर काफ़ी टाइम से दफ़न है, तो वो उसको किसी न किसी तरह से निकालना चाहता है, और वो आपके ख्वाबों की सूरत में आपके सामने आ रही होती है। अब यहाँ पे मैंने बताया कि फ्रॉइड का कहना है कि ड्रीम एनालिसिस के थ्रू इंसानी ज़हन के दबे हुए जज़्बात और कॉन्फ्लिक्ट्स को समझा जा सकता है। कैसे कि ड्रीम एनालिसिस मतलब उनके ड्रीम्स का एनालिसिस किया जाए, उनका तज्ज़िया किया जाए, उनको देखा जाए कि उनके ख्वाबों में क्या कुछ आ रहा है। वहाँ से ये चीज़ समझ में आती है कि उसके दिमाग में जो तनाज़ात, जो उन उसके दिमाग में रिप्रेस्ड फ़ियर्स हैं, जो चीज़ें उसके दिमाग के अंदर उसको डिस्टर्ब कर रही हैं, जो उसके अनकॉन्शियस माइंड के अंदर दफ़न पड़ी हैं, वो कौन-सी चीज़ें हैं। उन सब चीज़ों को अगर बाहर ला लिया जाए, अगर उसको बाहर ले आएँ, तो उससे उनका इलाज हो सकता है। और ये टर्म्स थी जो सिगमंड फ्रॉइड की साइको एनालिसिस की थ्योरी की बुनियाद है, और आज भी साइकोलॉजी और लिटरेचर में बहुत अहमियत रखती हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।